हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का डियर पॉलिटिकल साइंस यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान का डियर बुक, जिसका नाम है एक बुक नाम है जिसका यानी कि एक बुक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति का डियर। आज हम उसी का चैप्टर 1 जिसका क्या नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का डियर आज हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए डियर। यानी कि डियर आज हम राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां है डियर उनका सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए डियर। इससे बाहर डियर आपको एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा डियर। जितना आज हम आपको इस सेशन में इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर आपको एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डियर। और सबसे आसान भाषा में डियर हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा डियर। और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डियर इन तरीकों से मैं बताऊंगा डियर कि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आपको क्लास में ही याद हो जाएगा डियर। और इस चैनल पर डियर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा डियर, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और जियोग्राफी और होम साइंस को पढ़ाया जाएगा डियर। मैं डियर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक भाई का नाम ले लेना चाहता हूँ डियर, जिसका नाम है अभिनाम सखिया, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था डियर कि सर मेरा नाम ले लीजिए डियर। तो अभिनाम सखिया यानी कि डियर उनका नाम क्या था, तो अभिनाम सखिया था डियर। डियर आपका नाम मैंने ले लिया हूँ डियर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर हमारा पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर कि राज निर्माण से आप क्या समझते डियर। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है डियर। मैं पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, फिर डियर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा डियर। तो सबसे पहले आज का इस सेशन का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, राज निर्माण यानी कि राज निर्माण से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम 2024 में पूछा गया है डियर। तो चलिए हम इसका उत्तर यानी कि डियर आंसर देखते हैं। तो राज निर्माण का मतलब यह होता है यानी कि डियर राज निर्माण का मतलब यह होता है कि किसी भी देश या क्षेत्र के अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय आदि के नाम पर अलग बंट गया। यानी कि डियर राज निर्माण का मतलब क्या होता है, तो राज निर्माण का मतलब यह होता है कि किसी भी देश यानी कि किसी भी देश या क्षेत्र यानी कि मान लीजिए कोई प्रदेश के अलग अलग यानी कि अलग अलग है ना जाति, उनका क्या अलग अलग जाति है, उनमें अलग अलग धर्म यानी कि धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं ना, जो इन सभी के नाम पर डियर क्या अलग अलग यानी कि अलग अलग जो गुट में बट गया है डियर, उसे फिर से क्या एकजुट करना यानी कि उसे फिर से मिलाना यानी कि सभी को एकजुट करना और सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम भावना को जगाना और एक मजबूत सरकार का गठन करना ही इसी प्रक्रिया को राज निर्माण कहते हैं। यानी कि डियर राज निर्माण का सिंपल सी मतलब क्या होता है डियर, तो आप याद रखिएगा डियर राज निर्माण का मतलब यह होता है कि जो मान लीजिए किसी भी देश या प्रदेश है डियर, उसमें आए ना डियर उनका जाति यानी कि किसी भी देश या प्रदेश के लोग धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या समुदाय के नाम पर जो अलग अलग डियर बंट गया है डियर, उनको क्या फिर से एकजुट करना यानी कि उनको फिर से एक ठाई यानी कि एक सूत्र में क्या बांधना और उनके यानी कि एकजुट करना और उन सभी नागरिकों को क्या राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और भावना यानी कि राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और भावना को जगाना और सभी व्यक्ति को मिलकर एक मजबूत सरकार का गठन यानी कि एक मजबूत सरकार को बनाना, इसी प्रक्रिया को क्या राज निर्माण कहते हैं डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि राज निर्माण का मतलब क्या होता है डियर। अगर नहीं समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा डियर तो मैं आपके लिए एक उदाहरण लेकर आया हूँ डियर। एक अमेरिकी लेखक कहते हैं यानी कि अमेरिकी लेखक कार्ल डायस के अनुसार यानी कि अमेरिकी लेखक कार्ल डायस जो कहते हैं कि राज निर्माण यानी कि राज निर्माण का एक परिभाषा देता है, जिस परिभाषा को भी आप देख लीजिए। तो जिस प्रकार यानी कि जिस प्रकार ईंट पत्थर लकड़ी लोहा सीमेंट आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का निर्माण होता है। यानी कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो जिस प्रकार से ईंट को यानी कि ईंट और पत्थर और लकड़ी और लोहा सीमेंट आदि से क्या कोई भवन बनाया जाता है, ठीक क्या उसी प्रकार राज्य निर्माण होता है डियर। तो आप इसका यानी कि राज्य निर्माण का ये भी डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं डियर
कि जिस प्रकार से ईंट यानी कि ईंट को, पत्थर को, लकड़ी, लोहा, सीमेंट आदि को क्या है हम लोग पहले क्या करते हैं, एकजुट करते हैं। यानी कि मैं पहले यानी कि मकान बनाने के लिए डियर पहले ईंट मंगवाते हैं, फिर यानी कि पत्थर यानी कि गिट्टी मंगवाते हैं, फिर लकड़ी हम लोग मंगवाते हैं, सीमेंट यानी कि लोहा यानी कि छड़िया मंगाते हैं, फिर सीमेंट यानी कि सीमेंट मंगाते हैं और सभी को क्या डेर एकजुट करते, तभी तो एक भवन का क्या निर्माण हो यानी कि निर्माण होता है ना डेर। ठीक उसी प्रकार यानी कि राज निर्माण का यानी कि ठीक उसी प्रकार राज का निर्माण होता है डेर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेर कि राज निर्माण का मतलब यानी कि राज निर्माण से आप क्या समझते हैं डेर। तो चलिए दूसरी प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न डेर केंद्र शासित राज्य क्या है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछे या राज्य पूछे डेर क्या है। एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया डेर कि केंद्र शासित राज्य क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यह भारत का वह भाग है यानी कि यह भारत का वह भाग या क्षेत्र है, यानी कि भारत का यह भाग या वह क्षेत्र है डेर जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी कि भारत के यह भाग या क्षेत्र है डेर जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है डेर, केंद्र सरकार का मतलब होता है डेर कि हमारे जो भारत की सरकार है डेर उनके अधीन में होता है, यानी कि डेर उनके द्वारा केंद्र सरकार पर क्या शासन किया जाता है और इस क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी कि डेर जो केंद्र शासित प्रदेश होता है डेर तो उनकी जो संपूर्ण आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो डेर तो किनके द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार जो हमारे केंद्र सरकार यानी कि डेर प्रधानमंत्री होता है डेर उनके द्वारा आपको केंद्र शासित राज्य का क्या सुरक्षा किया जाता है। राज्य की तरह इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। यानी कि जैसे में हमारे भारत में 28 राज्य है डेर तो उनका क्या यानी कि अलग अलग राज्य में इनका अलग अलग मुख्यमंत्री होता है डेर और वो अपने स्वतंत्र रूप से क्या यानी कि वो राज्य में डेर अपने मुख्यमंत्री आंतरिक मामले के प्रति यानी कि आंतरिक मामले के लिए क्या मुख्यमंत्री अपनी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। लेकिन इसमें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में डेर राज्य की तरह इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का क्या अधिकार नहीं होता डेर, ये बल्कि किनको होता है, केंद्र सरकार को होता है डेर। यानी कि इन पर केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है डेर और इनका जो भी यानी कि आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा डेर वो केंद्र सरकार के द्वारा निहित किया जाता है डेर। यानी कि ये ऐसा भाग या क्षेत्र होता है डेर जो केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही इस राज्य पर शासन किया जाता है डेर। और इस राज्य में क्या यानी कि इस जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य डेर इन पर है ना, यानी कि इस राज्यों में आपको मुख्यमंत्री का कोई भी पद नहीं होता डेर, इनको भी आप याद रखिएगा। तो ये था डेर आपको केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के बारे में। चलिए डेर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डेर कि सामाजिक व आर्थिक न्याय का अर्थ है, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। देखिए क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, अथवा यानी कि इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय क्या है। यानी कि बोर्ड परीक्षा में कभी कभी आपको सिर्फ पूछ दिया जाता है कि सामाजिक न्याय क्या। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2019 में 2022 में पूछा गया। या आर्थिक न्याय क्या, देखिए क्वेश्चन 19, 22 और 2024 में पूछा गया है कि आर्थिक न्याय क्या है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय या सिर्फ सामाजिक न्याय या आर्थिक अन्याय डियर। तो चलिए हम इसका उत्तर यह है डियर कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का निम्न अर्थ है, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का क्या निम्न अर्थ है। आपसे अगर डियर पूछे बोर्ड परीक्षा में कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है तो आप यहाँ से डियर यहाँ तक लिखिएगा, यानी कि खाली सामाजिक न्याय के बारे में बताना है। अगर आपसे दोनों के बारे में पूछे तो आपको इस प्रकार से आपको दोनों के बारे में बताना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है, यानी कि सामाजिक न्याय जो है ना यानी कि सोशलिस्ट जस्ट क्या होता है डियर। तो सामाजिक न्याय यानी कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यानी कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समाज के सभी सदस्यों को एक समान का अधिकार प्राप्त करना, यानी कि एक प्रकार का अधिकार है ना प्रदान करना। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है डियर, समाज के सभी सदस्य यानी कि समाज का है ना
उस सभी सदस्य यानी कि समाज के उस सारे नागरिकों को क्या एक समान, यानी कि एक समान का मतलब होता है कि सभी के लिए क्या एक कानून बनना चाहिए, या सभी के लिए एक समान यानी कि किसी भी चीज़ पर उनका अधिकार हो यानी कि उनका अधिकार प्रदान करना बिना किसी भेदभाव किए हुए, यानी कि या तो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या समुदाय के नाम पर आदि के इन सभी के नामों पर क्या यानी कि बिना भेदभाव किए हुए सभी को क्या एक समान अधिकार प्रदान करना, यानी कि सभी को एक समान अधिकार देना और उनके प्रति यानी कि और उनकी मान मर्यादा को सम्मान देना, यानी कि समाज के सभी वर्गों को क्या एक समान उनके मान मर्यादा को सम्मान देना ही क्या सामाजिक न्याय होता है। सिंपल से आप समझिएगा कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के वो सारी वर्ग है यानी कि एक समाज में उनको जो सारी जो वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं डियर, तो इन सब के नाम पर यानी कि जाति धर्म के नाम पर बिना भेदभाव किए हुए डियर सभी को एक समान अवसर देना ही डियर सामाजिक न्याय होता है डियर। तो इनको आप याद रखिएगा डियर सबसे आसान भाषा में। और ऑप्शन नंबर बी में डियर यानी कि ऑप्शन नंबर बी है डियर आर्थिक न्याय डियर। अब हम देखते हैं आर्थिक न्याय के बारे में। तो आर्थिक न्याय का मतलब है यानी कि डियर आर्थिक न्याय का क्या मतलब है कि समाज के हर व्यक्ति को एक समान अवसर प्रदान करना, यानी कि डियर समाज के हर समाज यानी कि हर समाज को हर व्यक्ति को क्या एक समान अवसर यानी कि किसी भी चीज पर एक समान अवसर प्रदान करना ताकि उनका गरीबी बेरोजगारी आर्थिक विषमता आदि को समाप्त किया जा सके डियर। यानी कि आर्थिक विषमता का मतलब होता है डियर कि कोई व्यक्ति धनिक होता है और कोई व्यक्ति गरीब होता है डियर। यानी कि जब कोई व्यक्ति धनिक होता है और जब कोई गरीब होता है डियर तो उनमें क्या आर्थिक विषमता हो जाता है, यानी कि डियर उनको एक सोचने वाली बात हो जाता है डियर कि ये क्या यानी कि डियर इनको यानी कि धनिक है और एक गरीब है तो गरीब को डियर कम इज्जत दिया जाता है और व्यक्ति यानी कि धनिक व्यक्ति को क्या यानी कि डियर उनको थोड़ा ज़्यादा इज्जत दिया जाता है डियर। तो जिनके कारण क्या हो जाता है आर्थिक विषमता हो जाता है डियर। तो आदि को क्या यानी कि आर्थिक विषमता इन सभी को समाप्त करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है डियर। यानी कि गरीबों के लिए थोड़ा डियर यानी कि सभी व्यक्ति यानी कि वो धनिक व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो सभी को क्या एक समान अवसर प्रदान करना ही सभी को एक प्रकार अवसर प्रदान करना ताकि उनका गरीबी बेरोजगारी और आर्थिक क्या विषमता आदि को समाप्त किया जा सके डियर। तो इनको क्या आप आर्थिक न्याय कहते हैं। यानी कि सिंपल से आप याद रखिएगा डियर आर्थिक न्याय का मतलब यह होता है कि समाज के हर व्यक्ति यानी कि डियर समाज के हर नागरिकों को क्या एक समान अवसर प्रदान करना ही यानी कि एक प्रकार का यानी कि सभी को एक समान अवसर प्रदान करना ही डियर आर्थिक न्याय कहलाता है डियर। तो ये आपको शॉर्टकट परिभाषा था आर्थिक न्याय का डियर। तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ डियर। चलिए फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भारत विभाजन के दो परिणाम लिखे, यानी कि डियर भारत विभाजन के दो परिणाम लिखे, यानी कि डियर जब हमारा देश में यानी कि डियर जब हमारा देश यानी कि ब्रिटिश भारत का जो विभाजन हुआ था डियर तो उनका दो परिणाम लिखे, यानी कि डियर उनका क्या क्या परिणाम हुआ था इनके बारे में आपको बताना है डियर। एक क्वेश्चन देखिए डियर आपको यूएससीबी बोर्ड में आपको 12 यानी कि 2015 में पूछा भी गया है। तो चलिए हम इनका उत्तर देखते हैं। तो भारत विभाजन के दो परिणाम निम्न, यानी कि डियर जब हमारा देश विभाजन हुआ डियर तो इनका दो परिणामों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डियर ए में लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। यानी कि डियर जब हमारा जो देश विभाजन हुआ था डियर तो लाखों लोगों को क्या एक स्थान से यानी कि लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था डियर। ये आपको पहला परिणाम था। यानी कि जब हमारे देश को भारत और पाकिस्तान में जब यानी कि बंटवारा किया गया था डियर तो देखिए पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे डियर तो उनको भारत में आना पड़ा था, जो भारत में जो लोग जो मुसलमान रहते डियर उनको क्या पाकिस्तान में जाना पड़ा था डियर। तो वही कहा जाता है डियर कि लाखों लोगों को है
ना शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। और दूसरा डियर सिर्फ यानी कि डियर सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार डाला था। यानी डियर जब बंटवारा हुआ था डियर तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की हत्या करते थे डियर, और मुस्लिम लोग क्या हिंदू की हत्या करते थे। यानी कि सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को क्या मार डाला था। और लाखों बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गए। यानी कि लाखों बच्चा क्या अपने माँ बाप से बिछड़ गए। यानी कि माँ बाप के बिना ही उनको जिंदगी को जीना पड़ा था। लाखों बच्चा की किसी का है ना माँ मर गया या उनका बाप मर गया डियर, उन जो दंगा हुआ उसमें तो क्या यानी कि लाखों बच्चा अपनी माँ बाप से क्या बिछड़ गए थे डियर। और सीमा के दोनों पार लाखों की संख्या में औरतों को अगवा किया गया था। यानी कि भारत के सीमा और पाकिस्तान के सीमा दोनों पार है ना डियर, लाखों की संख्या में डियर औरतों को क्या यानी कि लेडीज को अगवा कर लिया गया। यानी कि अगवा का मतलब होता है डियर कि किडनैप किया गया था डियर, और उनको क्या जबरदस्ती उनसे शादी करना पड़ा था डियर। यानी कि डियर लड़का लोग जो अगवा करते थे डियर उनको है ना उनको जो लड़की को क्या उनको मजबूरी में उनसे शादी करना पड़ता था डियर। तो ये आपको था भारत विभाजन के दो परिणाम। अगर डियर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे दो तो आप दो ही लिखिएगा कि यानी कि अगर आपसे पूछेगा दो परिणाम तो आपको यानी कि ए या बी लिखिएगा या सी या डी लिखिएगा। यानी कि आपको दो ही परिणाम लिखना है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है। यानी कि डियर द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन देखिए आपको यूएससीबी बोर्ड 2027 में पूछा गया, या मुस्लिम लीग के द्वि राष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपको ऑब्वियसली पूछा जाता है कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, या अथवा मुस्लिम लीग के द्वारा यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किए गए द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2017 में यानी कि बीएसबी बोर्ड में 2017 में पूछा गया है। अथवा यानी कि और इन क्वेश्चन को किन किन तरीकों से पूछा गया तो 4 तरीकों से पूछा गया है। द्वि राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है यानी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ होता है डियर, तो इन सब क्वेश्चन का क्या मतलब एक ही होता है डियर। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। तो चलिए इनका हम उत्तर देखते हैं। तो इस सिद्धांत यानी कि डियर द्वि राष्ट्र सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था। यानी कि डियर द्वि राष्ट्र सिद्धांत को किसने लाया था डियर, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो पाकिस्तान का डियर यानी कि जो पाकिस्तान के उस समय में क्या यानी कि नेता थे डियर, या मुस्लिम लीग के ये नेता थे डियर। तो इस यानी कि इस सिद्धांत को किसने लाया था, तो अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था। द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मतलब यानी कि जो द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि दो देशों का सिद्धांत क्या है, दो देशों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ही मुस्लिम समुदाय को एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ था डियर। यानी कि इस ही सिद्धांत के अनुसार डियर द्वि राष्ट्र सिद्धांत के ही अनुसार जो मुस्लिम समुदाय थे डियर यानी कि जो मुसलमान थे ना डियर, उनको एक देश यानी कि पाकिस्तान का निर्माण पाकिस्तान मिला था डियर। किन सिद्धांतों के आधार पर, तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत के ही आधार पर है। आप सिंपल से याद रखिएगा डियर द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मतलब देखिए द्वि राष्ट्र यानी कि दो देशों का यानी कि दो देशों का सिद्धांत को द्वि राष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत को यानी कि इस सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित यानी कि डियर वो लाया था डियर। और इस यानी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि दो देशों का सिद्धांत यानी कि डियर दो देशों का बनना यानी कि दो देशों का क्या सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार ही डियर आपको मुस्लिम समुदाय को क्या एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या होता है डियर। तो चलिए डियर फिर हम देखते हैं डियर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। यानी कि डियर राज्य जो पुनर्गठन आयोग का डियर गठन कब हुआ था
और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि डियर एक क्वेश्चन देखिए आपको दो तरीका से, यानी कि डियर इसमें आपको दो आंसर देना होगा डियर कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था डियर। तो आप याद रखिएगा, उत्तर दे दीजिएगा 1953। और इसके अध्यक्ष कौन थे डियर, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे डियर। अथवा ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था डियर। अथवा यानी कि डियर और इन तरीकों से भी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का है ना क्या प्रमुख काम, यानी कि डियर उनका गठन किस लिए किया गया था, इसके प्रमुख सिफारिश क्या थे, यानी कि डियर इनके सिफारिश में है ना क्या आया था डियर। और देखिए एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2019 में और 2022 में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं डियर। तो इसका उत्तर है डियर, यानी कि आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 में हुआ था। यानी कि डियर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन यानी कि डियर इसको कब बनाया गया था, तो 1953 ईस्वी में बनाया गया था। और यानी कि और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, यानी कि इनके अध्यक्ष कौन थे डियर, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे डियर। इन्होंने 1955 में अपनी यानी कि 1955 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन्होंने यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा उनके द्वारा पहली रिपोर्ट यानी कि उन्होंने 1955 में किया सरकार के सामने प्रस्तुत किए थे जिसके आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। अगर आपसे पूछे डियर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, तो आप याद रखिएगा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का यानी कि पहली रिपोर्ट कब आया था, तो 1955 में। और इनकी गठन कब हुआ था, 1953 में। और इनके अध्यक्षता कौन थे डियर, न्यायमूर्ति फजल अली थे डियर। और इसके तहत भारत में यानी कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर यानी कि इनके रिपोर्ट के आधार पर भाषा के आधार पर 14 राज्य का निर्माण किया गया तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यानी कि डियर राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ही हमारे भारत देश में है ना कितना यानी कि 14 राज्य का निर्माण किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य का निर्माण यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या यानी कि संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था डियर राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। देखिए डियर आप सिंपल से आप याद रखिएगा डियर कि राज्य पुनर्गठन अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन के बारे में या उनका गठन कब हुआ, उनकी अध्यक्षता कब हुआ, यानी कि उनकी अध्यक्षता कौन थी, तो आप याद रखिएगा डियर कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपको 1953 ईस्वी में हुआ था और इनके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे डियर। और राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट डियर का 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे किनके सामने, सरकार के सामने किए थे डियर, जिसके आधार पर डियर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। और इसी के तहत डियर हमारे भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण हुआ और तथा यानी कि 14 राज्यों का निर्माण हुआ था और 6 संघ शासित प्रदेश यानी कि डियर केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था डियर किनके भाषा के आधार पर डियर। तो यही था डियर आपको राज्य पुनर्गठन के बारे में डियर, इनको आपको याद रखना है डियर कि उनका गठन कब हुआ, इनके अध्यक्ष कौन थे न्यायमूर्ति फजल अली, इनसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है डियर, तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न डियर 7 बहने के नाम से जानने वाले क्षेत्र के 4 राज्यों का नाम लिखे। यानी कि डियर जो 7 बहन यानी कि जो 7 सिस्टर के नाम से जो हमारे देश में डियर किन राज्यों से को जाना जाता है डियर, उनके 4 क्षेत्रों का क्या नाम लिखना। देखिए ये क्वेश्चन डियर आपको USEB में यानी कि उत्तराखंड बोर्ड में पूछा है 2015 में। भारत के किस क्षेत्र को यानी कि भारत के है ना किस क्षेत्र को डियर 7 बहने कहा जाता है डियर, एक क्वेश्चन आपको MP मध्य प्रदेश बोर्ड में आपको 2023 में और 2024 में पूछा गया है डियर। यानी कि भारत के डियर आपको सिंपल से आपको याद रखना है, भारत के है ना 7 सिस्टर राज्य के बारे में आपसे पूछा जाता है डियर। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं।
तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख दीजिएगा और इस प्रकार से आप यहाँ पर मैं सीरियल नंबर नहीं दिया हूँ, आप इस प्रकार से एक में डियर यानी कि सीरियल नंबर देकर लिखिएगा डियर। जैसे मणिपुर यानी कि सीरियल नंबर से आप एग्जाम में लिखिएगा। अगर आपसे पूछे तो मणिपुर लिखिएगा, 2 नंबर में मेघालय लिखिएगा और 3 नंबर में मिजोरम और असम और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा एवं नागालैंड डियर। आपको भारत क्या है ना 7 बहन के नाम से इन सभी क्षेत्र को जाना जाता है डियर। तो आपको याद रखना डियर, 7 सिस्टर के नाम आपको याद रहेगा डियर, तभी एक क्वेश्चन डियर आपको यानी कि आपसे बन पाएगा डियर। तो आप याद रखिएगा डियर, एम से यानी कि डियर एम से आपको 3 नाम याद रखना है, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। और ए से डियर यानी कि ए से आपको असम और अरुणाचल प्रदेश याद रखना है और टी से यानी कि डियर त्रिपुरा और एन से क्या नागालैंड डियर। यानी कि माँ से डियर आपको 2 यानी कि माँ से आपको यानी कि डियर माँ से आपको कितने 5 राज्य का नाम याद रखना है, एम से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम डियर और टी से त्रिपुरा एवं नागालैंड डियर। तो आप याद रखिएगा 7 बहन के नाम से कौन से क्षेत्र हमारे भारत के नाम से जाना जाता है डियर, यानी कि भारत में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। चलिए फिर हम देखते हैं डियर, और यह यानी कि डियर यह सभी राज्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि डियर भारत का है ना पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाम से जाना भी जाता है, यानी कि इनको भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते भी है, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, भागवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनीज प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, यानी कि ये जो भागवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट है ना डियर या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनीज प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, या डियर नियति से साक्षात्कार भाषण कब और किसके द्वारा दिया गया। एक क्वेश्चन आपको 2022 में बीएसबी बोर्ड में पूछा गया डियर। तो चलिए हम इनका उत्तर देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण यानी कि डियर विथ यानी कि डियर यानी कि ट्रिस्ट विथ डेस्टिनीज या भागवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि डियर ये भाषण आपको 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि 1947 को दिया था डियर। तो किसने दिया था डियर, तो हमारे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था डियर, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि 1947 को दिया गया था डियर। तो इनको आप याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है डियर कि नियति से साक्षात्कार भाषण किसने दिया था, यानी कि किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। या आपसे ये भी पूछा जाता है कि भागवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनीज जो भाषण है डियर वो किनके द्वारा दिया गया था डियर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको यह भाषण 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि यानी कि डियर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था डियर तो उसी समय यह भाषण दिया गया था डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, भारत के लिए यानी कि डियर हमारे देश भारत देश के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है, यानी डियर भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आप सबसे पहले आपको 2015 में 21 में पूछा गया और यूबीएससी बोर्ड में आपको 2015 में पूछा गया। भारत में विविधता में एकता यानी कि स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 2000 यानी कि डियर 2017 में पूछा गया डियर कि भारत में विविधता में एकता का मतलब क्या होता है डियर, यानी कि उनको स्पष्ट करना। भारत में विविधता में एकता का अर्थ डियर मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। चलिए देखिए डियर ये क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया डियर, इनको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि भारत में विविधता में एकता का मतलब क्या होता है या इसको स्पष्ट करिए। तो भारत में विविधता में एकता का डियर सूत्र किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भारत में विविधता में एकता का सूत्र किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो चलिए हम इनका उत्तर देखते हैं।
भारत एक विशाल देश है, यानी कि डेर हमारा जो भारत देश है क्या एक विशाल यानी कि डेर एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अनेक धर्म यानी कि डेर जिसमें अनेक धर्म यानी कि मान लीजिए हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, ईसाई धर्म यानी कि डेर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के यानी कि डेर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग, यानी हमारे भारत में डेर बहुत प्रकार के जाति रहते हैं। जैसे मान लीजिए भूमियार हो गया, यादव हो गया डियर, चमार हो गया, बहुत सारे जाति रहता है डियर, यानी कि हम सभी क्या यानी कि भारत में अनेक अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले के लोग रहते हैं। जैसे डियर हमारे देश में कितने भाषा संविधान के द्वारा 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है डियर, तो हमारे देश में 22 भाषाओं बोलने वाले लोग रहते हैं। सभी का क्या संस्कृति यानी कि सभी व्यक्ति को सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक आदि के लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। फिर भी हम सब यानी कि फिर भी हम सब भारतीय नागरिक यानी कि फिर भी क्या हम सब भारतीय मिलजुल कर आपस में रहते हैं और अपना अपना देश को सर्वोच्च मानते हैं। और इसी प्रक्रिया को डेर भारत में विविधता में एकता कहा जाता है। डेर सिंपल से आप याद रखिएगा डेर, विविधता में एकता का मतलब यह होता है डेर कि हम भारत देश में डियर अब हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि डियर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं डियर, इन सभी हम सभी जानते हैं। अलग अलग डियर संस्कृति के लोग रहते हैं डियर, अलग अलग जो देवी देवताओं के मानने वाले लोग रहते हैं डियर, अलग अलग क्षेत्र में हम सभी रहते हैं डियर। फिर भी क्या डियर हम सभी भारतवासियों मिलकर यानी कि डियर मिलकर एकजुट रहते हैं डियर। इसी प्रक्रिया को भारत में विविधता में एकता कहा जाता है डियर। तो आप याद रखिएगा विविधता में एकताओं का मतलब होता है डियर कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में डियर हम सब एकजुट रहते हैं डियर। इसी को प्रक्रिया को विविधता में एकता कहा जाता है डियर। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा डियर कि विविधता में एकता का मतलब क्या होता है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि राज्य एवं यानी कि राज्यों व संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है, यानी कि डियर हमारे राज्य में और संघ शासित जो प्रदेश है डियर इनमें क्या अंतर है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2016 में 21 में पूछा गया। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों यानी कि डियर राज्य और संघ शासित क्षेत्र में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी आपको 2015 में पूछा गया डियर। सिंपल से आपको याद रखना है राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राज्य व यानी कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में निम्न यानी कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में निम्न अंतर यानी कि निम्न प्रकार से इनका अंतर स्पष्ट किया गया डियर। तो चलिए हम देखते हैं इनका आंसर। तो सबसे पहले आप देखिए डियर राज्य यानी कि राज्य के बारे में। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, यानी कि डियर इनमें आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डियर। तो आप एक यानी कि कॉपी है ना डियर उनको बीचे बीचे यानी कि डियर बीच में आपको क्या यानी कि एक दंड दे देना है डियर। जैसे मैं एक दंड आपको यहाँ पर दे दिया हूँ और यहाँ पर आपको दे देना है राज्य। क्या राज्य दीजिएगा, यहाँ पर आपको इस लाइन में राज्य के बारे में लिखिएगा और इस लाइन में आप लिखिएगा संघ शासित प्रदेश और इनमें संघ शासित प्रदेश के बारे में लिखिएगा डियर। तो चलिए हम दिखाते डियर राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है 28 है और संघ शासित प्रदेश क्षेत्र यानी कि भारत में कुल इनकी यानी कि भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश है डियर। तो इनमें अंतर आपको यानी कि अंतर आपको यानी कि अंतर स्पष्ट हो रहा है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है 28। भारत में कुल संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है तो 8। राज्य सरकार यानी कि राज्य सरकार पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि राज्य सरकार अपने राज्य के आंतरिक मामलों में क्या निर्णय लेने के लिए यानी कि ये लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है राज्य सरकार। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, यानी कि जो संघ शासित जो क्षेत्र है डियर तो ये क्षेत्र किसके यानी कि पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होते हैं डियर। यहाँ पर कोई राज्य सरकार नहीं होता है और राज्य सरकार के आंतरिक सुरक्षा यानी कि डियर
राज्य सरकार को जो आंतरिक सुरक्षा है ना डियर, यानी कि राज्य के जो भीतर की जो सुरक्षा डियर, सुरक्षा करने के लिए क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है, यानी कि डियर राज्य सरकार वो अपना आंतरिक सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकार यानी कि वो स्वयं जिम्मेदार है। और यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र यानी कि संघ शासित प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, यानी कि आंतरिक सुरक्षा हो या उनके बाहरी सुरक्षा को डियर केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि एक केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। राज्य सरकार यानी कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं होता, यानी कि डियर जो राज्य है ना वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है, बल्कि ये आपको राज्य सरकार के अधीन होता है डियर राज्य डियर। तो इस प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट किया गया है डियर राज्य के बारे में और संघ शासित प्रदेश के बारे में। आपको डियर इनका आपको पीडीएफ लेना है डियर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए डियर। वहीं पर मैं इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा डियर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं डियर। और इससे आगे डियर मैं आपको पार्ट 2 में लेकर आऊंगा डियर, यानी कि इससे आपको जितना भी आपको आगे प्रश्न डियर उनको मैं आपको पार्ट 2 में, यानी कि पार्ट 2 इनके लिए मैं फिर एक पार्ट 2 कल आपको बना कर दूंगा डियर कि पार्ट 2 में किन किन क्वेश्चनों को कवर करूंगा डियर। तो आज के वीडियो में डियर हम इतना ही तक रहने देते डियर। ये वीडियो आपको कैसा लगा डियर, आपको अपना फीडबैक जरूर बताना है डियर। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए डियर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा डियर। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, यानी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो डियर, या कोई क्वेश्चन आपको डियर समझ में नहीं आया होगा डियर, तो आप उस क्वेश्चन का यानी डियर उस क्वेश्चन का नाम लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में करना है डियर, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा डियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।